अब केंद्रीय प्रभाव के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। केंद्रीय प्रभाव में अभी हमने दशम भाव को लिया, लेकिन यहाँ पे आप उस दशा स्वामी से पहले चौथे सातवें भाव को भी अवश्य देखिए। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। मान लिया जाए किसी ग्रह की दशा चल रही है, मान लिया जाए शनि की दशा चल रही है और 19 साल की दशा है। तो आप हर तरीके से जन्मपत्री का विश्लेषण करेंगे, शनि की लॉर्डशिप को देखेंगे, शनि किस योग में शामिल है, शनि कहाँ पे बैठा है, शनि वर्गास में कैसा है, वो सब कुछ देखेंगे, वो देखना है हम। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में फल कथन करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ये ज्योतिष का जो पार्ट है फल कथन वाला, ये सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि सही फल कथन करना जो होता है उसमें काफी मेहनत लगती है, कई सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है। और वैदिक ज्योतिष में कोई भी सूत्र अकेला कोई भी रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैंने आपको कोई एक सूत्र बताया कि इसका रिजल्ट ये होता है तो आप उसको डायरेक्ट किसी जन्मपत्री में लगाएंगे तो वही रिजल्ट आएगा। आपको सम्मिलित रूप में इन सूत्रों को साथ में लगाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत ही खास सूत्र को जानने वाले हैं, और इस सूत्र का उपयोग दशा के विश्लेषण में किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति की कोई दशा चलती है, उस दशा के रिजल्ट्स को जानने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये अकेला सूत्र ही आपको उस दशा के अच्छे या बुरे रिजल्ट्स नहीं बताएगा, बल्कि आपको अन्य सूत्रों के साथ मिला करके इसको पढ़ना होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन सा सूत्र है जो दशा के निर्णय में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी जन्मपत्री का जो 10वां भाव होता है वो उस जन्मपत्री का प्रोफेशन का हाउस होता है। साथ ही ये उस जन्मपत्री का मिड हेवन भी कहलाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि ये जन्मपत्री का मिड हेवन है। इसके साथ ही इस हाउस के द्वारा उस व्यक्ति का कर्म क्षेत्र देखा जाता है, उसका प्रोफेशन देखा जाता है, उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखा जाता है, साथ ही उसका जीवन में जो लक्ष्य है उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो सब इसी भाव के द्वारा देखे जाते हैं। जिस तरीके से दशम भाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जन्मपत्री का मिड हेवन है, उसी तरीके से जो जन्मपत्री का पहला भाव होता है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये जो पहला भाव होता है ये जन्मपत्री के दशम भाव में बैठे हुए ग्रहों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, या दशम भाव के स्वामी से प्रभावित होता है। इसी तरीके से कोई भी राशि या कोई भाव या कोई ग्रह अपने से दशम भाव में बैठे हुए ग्रहों से प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो भी दशा उस व्यक्ति की चल रही है, जिसकी जन्मपत्री का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उस दशा से दशम भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं, क्योंकि वो जो दशा लॉर्ड है वो उससे काफी हद तक प्रभावित होता है। और ये प्रभाव आपका अच्छा होगा या बुरा होगा वो दशम भाव में बैठे हुए ग्रह के नेचर से पता लगता है। दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह जैसे योगों में सम्मिलित होगा, वो पूरा वहां से प्रभाव प्रथम भाव पे डालता है, यानी कि उस दशा लॉर्ड पे डालता है। क्योंकि हमने दशा लॉर्ड का विश्लेषण करना है, यहाँ पे हम दशा की बात कर रहे हैं, और यही प्रभाव केंद्रीय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये ज्योतिष का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। अभी आगे मैं आपको एक जन्मपत्री दिखाऊंगी और उस जन्मपत्री में इस सूत्र को लगा करके आपको उसके रिजल्ट्स बताऊंगी कि किस तरीके से वहां पे रिजल्ट्स उस दशा के दौरान मिले और कैसे हम वहां पे केंद्रीय प्रभाव को यूज कर सकते हैं। जन्मपत्री का विश्लेषण करने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाश इस केंद्रीय प्रभाव पे और डालते हैं। जब भी जन्मपत्री के केंद्र भाव में चंद्रमा स्थित हो जाता है, देखिए चंद्रमा जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। क्योंकि चंद्रमा और जो सूर्य हैं वो राजसिक ग्रह होते हैं, और ये जन्मपत्री के जो 3 मुख्य पिलर होते हैं उनमें शामिल है, लग्न, सूर्य और चंद्रमा। तो चंद्रमा को यहाँ पे ज्योतिष ग्रंथों में हमारे लिया गया है। जब चंद्रमा जन्मपत्री के केंद्र भावों में स्थित हो जाता है और चंद्रमा से केंद्र में, यानी कि चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, इनमें से किसी भी भाव में अगर पाप ग्रह आ जाएं तो यहाँ पे एक अरिष्ट का निर्माण हो जाता है। ये अरिष्ट
जीवन में किसी भी रूप में आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा और भी खराब योग हैं तो बचपन में ही बच्चे पे ये अरिष्ट आ सकता है। नहीं तो ये आगे आकर के जीवन में व्यक्ति को धन की हानि दे सकता है। उसके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी यहीं से जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये अरिष्ट है। अरिष्ट का मतलब है व्यक्ति को जीवन में जो दिक्कत परेशानी आ रही है। अरिष्ट का मतलब हमेशा यहाँ पे इस रूप में कभी नहीं लेना चाहिए कि वो व्यक्ति को मार देगा। व्यक्ति को जीवन में जो कठिनाइयां आ रही वो अरिष्ट हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि चंद्रमा को केंद्र में लिया गया है, साथ ही चंद्रमा से केंद्र में जो है ग्रहों का महत्व बताया गया है। तो यहाँ पे ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि यही पाप ग्रह अगर जन्मपत्री के केंद्र भाव में स्थित हों और ये पाप ग्रह स्वराशि के हो जाएं, ये पाप ग्रह अपनी एग्जॉल्टेड साइन में चले जाएं, तो यहाँ पे पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में ये जो पाप ग्रह हैं ये फिर प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। ये दिक्कत परेशानी तो देंगे, क्योंकि ये बाय नेचर जो है मेलिफिक हैं। इनका काम है दिक्कत हमको देना। वो अपने नेचर से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उनको जो काम सौंपा गया है, उनको काम सौंपा गया है कि आप पंच महापुरुष योग में सम्मिलित हो तो इसके भी रिजल्ट दो। तो वो वहां पे व्यक्ति को प्रोटेक्शन भी देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा केंद्रों का महत्व बताया गया है। अभी मैं आपको और ज्यादा आगे बताऊंगी कि और ज्यादा इसमें किस तरीके से आप केंद्रीय प्रभाव को देख सकते हैं। इससे पहले हम जन्मपत्री को देख लेते हैं और वहां पे केंद्रीय प्रभाव को चेक करना सीखते हैं। अब यहाँ पे आप एक जन्मपत्री देखिए, ये सिंह लग्न की जन्मपत्री है। और ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही हायर पोस्ट पे हैं, ये एक आईएएस अफसर हैं। और जब इनकी चंद्रमा में बुध की दशा चली थी तो उस समय इन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया था। तो हम केंद्रीय प्रभाव के बारे में बात करने से पहले जन्मपत्री को देख लेते हैं, जन्मपत्री कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि केंद्रीय प्रभाव जो है, मैंने आपको बोला था, वो जन्मपत्री के अन्य सूत्रों के साथ आपने उपयोग में लाना है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंह लग्न की जन्मपत्री है और सिंह लग्न अपने आप में ही एक बहुत ही पावरफुल साइन है। सिंह लग्न यहाँ पे भी है लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो उदित लग्न है वो सिंह लग्न है। तो यानी कि एक वर्गोत्तम लग्न है। तो यहाँ पे जन्मपत्री को इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया। दूसरी चीज, यहाँ पे आप प्लैनेट्स को देखना शुरू करिए। बुध यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बुध यहाँ पे लग्न में स्थित है, प्रथम भाव में स्थित होकर के बुध दिग्बली हो गया है। ये सारी विशेषताएं देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। प्लेनेट कितने स्ट्रांग हैं यहीं से हमें पता लगता है। तो बुध लग्न में जाने से दिग्बली हो गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर सूर्य को देखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ग्रह जिम्मेदार होते हैं उनमें सूर्य और मंगल मेन प्लेनेट होते हैं। और यहाँ पे अगर आप सूर्य को देखते हैं तो सूर्य यहाँ पे स्वराशि का है, अपनी ही राशि का स्थित है। और अगर आप नवांश कुंडली में जाते हैं तो यहाँ पे जो सूर्य है आपका वो एग्जॉल्टेड है, मेष राशि में है। साथ ही सूर्य यहाँ पे गुरु के साथ स्थित है, तो राज लक्षण योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अगर हम शनि को देखें तो जो शनि है वो लग्न कुंडली में अपनी ही राशि का है, कुंभ का। और नवांश कुंडली में वो आप देख रहे हैं मकर राशि का है। तो शनि भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। तो तीन प्लेनेट यहाँ पे बहुत ज्यादा इनके स्ट्रांग हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे गुरु भी यहाँ पे थोड़ा वीक है, लेकिन यहाँ जाके गुरु अपने मित्र राशि में आ गया है, गुरु भी स्ट्रांग हो चुका है। तो ये तो ग्रहों की अवस्था आपने देखी। इसके अलावा आप देखिए शनि यहाँ पे केंद्र में स्थित हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि केंद्र में मेलिफिक प्लेनेट अगर अपनी राशि के होते हैं या एग्जॉल्टेड होते हैं तो पंच महापुरुष योग बना देते हैं। तो यहाँ पे शनि जो है वो अपनी राशि के हैं, तो इन्होंने शश योग का निर्माण कर दिया है। ये जो सारे फैक्टर होते हैं जन्म कुंडली को पुश करते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाते हैं। अगर यहीं पे नेगेटिव योग होंगे तो जन्मपति को कमजोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया कि हमने यहाँ पे बेस चेक कर लिया। इसके साथ ही अब हम दशा पे जाएंगे और केंद्रीय प्रभाव देखेंगे। तो मैंने आपको बताया चंद्रमा में बुध की जब दशा चली थी तो ये आईएएस अफसर बने थे। तो आप सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा यहाँ पे, इससे हमने केंद्रीय प्रभाव को देखना है। तो हम सबसे पहले, मैंने आपको दशम भाव बताया था, आप 1 4 7 10 भी देख सकते हैं। तो चंद्रमा से दशम में चलते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला हाउस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई प्लेनेट है ही नहीं। यहाँ पे किसी ग्रह की कोई दृष्टि आ रही है तो वो मंगल की आ रही है। 1 2 3 4 और मंगल की दृष्टि यहाँ पे अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए मंगल और सूर्य हमें चाहिए।
और इसका अब हम स्वामी देखेंगे। मैंने आपसे कहा था या यहाँ पे बैठे हुए ग्रह देखिए या स्वामी देखिए, तो इसका स्वामी शनि बनता है जो कि अपने से अगले भाव में स्वराशि का है, काफी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है। तो यहाँ पे 10th हाउस अच्छा है, केंद्रीय प्रभाव अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हमने अंतरदशा लॉर्ड को देखना है जो कि बुध है। बुध यहाँ पे आप चेक करिए, बुध से केंद्रीय प्रभाव अगर हम देखेंगे तो बुध से दशम भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं है। लेकिन बुध से भी दशम भाव में आप देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि हमें चाहिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। तो मैलेफिक अपनी जगह होता है, लेकिन उस प्लेनेट का कुछ काम भी होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इनके बगैर नहीं आती है। तो मंगल का यहाँ पे अच्छा है दृष्टि आना। तो यहाँ पे अब हम इसके स्वामी को देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वृष राशि है, और वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है जो कि लग्न में बैठा है। ये लग्न में न केवल बैठा है बल्कि ये लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। लग्नेश के साथ बैठ करके ये यहाँ पे बहुत ही पावरफुल राजयोग का निर्माण कर रहा है, लग्नेश और दशमेश के राजयोग का। तो 10th हाउस आप यहाँ से देख रहे हैं, केंद्रीय प्रभाव काफी अच्छा आ रहा है। साथ ही मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गई थी, ये जो शनि है जो चंद्रमा से दशमेश बन रहा था, इस शनि को अगर आप देखते हैं तो ये बुध से और शुक्र से दृष्ट है, साथ ही सूर्य से भी दृष्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए हमें चाहिए। साथ ही ये गुरु से भी दृष्ट है, 1 2 3 4 5, यानी कि शनि पे जो शुभ प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। तो शनि जो है मैलिफिक प्लेनेट जरूर होता है, लेकिन इतने शुभ उस पे प्रभाव आ रहे हैं, वो अपनी राशि का है, तो ये शनि जो है बहुत अच्छे फल देने वाला भी बन जाता है। साथ ही आप एक और अच्छा पॉइंट देखिए, वर्गोत्तम लग्न होने के साथ साथ इस जन्मपत्री का लग्नेश भी लग्न में ही स्थित है, बहुत ही पावरफुल है। तो जन्मपत्री तो पावरफुल थी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये केंद्रीय प्रभाव आप कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं। चंद्रमा से आपने 10वां भाव देखा, अब आप चंद्रमा से और भाव चेक करिए। देखिए, चंद्रमा से पहले भाव में चंद्रमा के साथ कोई नहीं है। चंद्रमा से चौथा देखेंगे हम, 1 2 3 4, कोई नहीं है। 5 6 7, यहाँ पे कौन स्थित है? मंगल और गुरु स्थित हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का कारक ग्रह भी है, साथ ही गुरु भी है। गुरु एक बेनिफिक प्लेनेट है और यहाँ पे गज केसरी योग भी बना दे रहा है। तो केंद्रीय प्रभाव काफी खूबसूरत आ रहा है यहाँ पे 7th हाउस में, क्योंकि गुरु आ गया है। 7 8 9 10, 10वें में तो कोई नहीं था, तो ये चीजें आ गई यहाँ पे। अब आप बुध को देखिए, बुध से केंद्रीय प्रभाव देखिए, तो यहाँ पे दोनों ग्रह हैं, सूर्य भी है शुक्र भी है, एक बेनिफिक भी है एक मैलेफिक भी है। लेकिन ये मैलिफिक प्लेनेट मैंने आपको पहले बताया था, अगर स्वराशि के होंगे, एग्जॉल्टेड होंगे, तो ये प्रोटेक्शन का काम देंगे। वही चीज हो रही है बुद्ध से केंद्रों में, 1 2, ये आप देख रहे हैं पहले चौथे 7वें भाव में भी मैलिफिक है, लेकिन वो मैलिफिक प्लेनेट जो है वो अपनी राशि का है। तो बुद्ध से केंद्रीय प्रभाव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत आ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको केंद्रीय प्रभाव चेक करना आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कोई भी अपनी जन्मपत्री को मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड, तो मैं आपको उसका पूरा जवाब आपको दिया जाएगा। अब केंद्रीय प्रभाव के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। केंद्रीय प्रभाव में अभी हमने दशम भाव को लिया, लेकिन यहाँ पे आप उस दशा स्वामी से पहले चौथे 7वें भाव को भी अवश्य देखिए। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मान लिया जाए किसी ग्रह की दशा चल रही है, मान लिया जाए शनि की दशा चल रही है और 19 साल की दशा है, तो आप हर तरीके से जन्मपत्री का विश्लेषण करेंगे, शनि की लॉर्डशिप को देखेंगे, शनि किस योग में शामिल है, शनि कहाँ पे बैठा है, शनि वर्गाज में कैसा है, वो सब कुछ देखेंगे, वो देखना है हमने। उसके साथ ही आप ये देखेंगे कि शनि से केंद्र में कैसे ग्रह स्थित हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। मान लिया जाए शनि जो है जन्मपत्री का योग कारक ग्रह बन गया है, और साथ ही शनि वेल प्लेस्ड है, अच्छे योगों में शामिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि शनि की दशा जो है इसको कुछ ना कुछ जीवन में देगी और अच्छी जाएगी। ये तो ठीक है, आपको पता लग गया। अब आप इस सूत्र का भी उपयोग करिए। अब यहाँ पे आप देखिए, क्या शनि से केंद्रों में, क्या शनि से पहले चौथे 7वें 10वें भाव में पाप ग्रह तो नहीं आ रहे हैं? अगर पाप ग्रह आ रहे हैं तो ये आप नोट कर लीजिए कि अच्छे फलों के साथ उस व्यक्ति की उस दशा का 1/4 पोर्शन दिक्कतों से भरा रहेगा, क्योंकि केंद्र में स्थित ये जो ग्रह हैं ये वहां पे परेशानी उत्पन्न करेंगे, ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि वो वेल प्लेस्ड है, सब कुछ था तो क्यों नहीं रिजल्ट दिए, क्योंकि एक छोटा सा सूत्र है, इसको भी साथ में लगा के देखना है।
इसी तरीके से मान लिया जाए किसी अच्छे ग्रह की दशा आपकी चल रही है, शुभ ग्रह है कोई, और गुरु की चल रही है 16 साल की दशा, और गुरु जो है जन्म पत्रिका जो है शुभ ग्रह होने के, शुभ ग्रह तो वो है लेकिन उस लग्न के लिए वो एक मैलेफिक प्लेनेट है, तो उसकी लॉर्डशिप मान लिया जाए 6th हाउस की है या 8th की है, तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई इस भाव का स्वामी है तो ये कोई ना कोई दिक्कत देगा। लेकिन फिर आपने यही केंद्रीय प्रभाव वहां पे लगाना है, आपने गुरु से एक बार केंद्रों को चेक कर लेना है। अगर केंद्र भावों में शुभ ग्रह आ जाते हैं किसी भी तरीके से, वहां पे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आ जाए, वहां पे शुक्र आ जाए या वहां पे बुध आ जाए और ये वेल प्लेस्ड हो, अच्छे हो, तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे 6th और 8th हाउस के रिजल्ट के साथ साथ कुछ अच्छा भी मिलेगा। ये केंद्रीय प्रभाव व्यर्थ नहीं जाएगा, ये अपना प्रभाव अवश्य देगा, ये आप याद रखिएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आज आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। धन्यवाद।